आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में इससे पिछले वीडियो में कुछ चर्चा किए थे। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बताए थे कि समीकरण को संतुलन करने के दो विधि होते हैं। पहला अनुमान विधि था, दूसरा बीजगणितीय विधि था। तो आज हम अनुमान विधि बता रहे हैं कैसे संतुलित करेंगे। तो संतुलित करेंगे तो देखिए अनुमान विधि में क्या है। तो अनुमान विधि को हम लोग तिरतुक्का विधि कहते हैं। अनुमान विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तिरतुक्का विधि। तो इस विधि में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले अभिक्रिया जो भी हो उसको पहले हम लोग शब्द में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? शब्द में। तो जैसे हम एक ले लिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, बन गया क्या? अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब होगा तो क्या बनेगा? अमोनिया। अब इससे आगे हम क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या किया कि अभिक्रिया को पहले शब्द में लिखेंगे। दूसरा स्टेप है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के बदले उनका रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? जैसे नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, हाइड्रोजन H2, और जब ये बना तो क्या बना? NH3। तो यानी ये अमोनिया बना। अब हम देखते हैं क्या इसमें कि जब सूत्र लिख लिए तो आगे क्या कहता है? तीसरा स्टेप हम लोग इस जितने भी अभिकारक और उत्पाद है इसमें चारों ओर बॉक्स लगाएंगे और बॉक्स लगाने के बाद कुछ भी परिवर्तन इसमें नहीं करेंगे। यहाँ तक समझ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चौथा स्टेप देखेंगे। जितने अभिकारक और उत्पाद था अब उनका हम सूची बनाएंगे। तो यहाँ पे सूची बनाए, इसमें दो तत्व था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अभिकारक में जो नाइट्रोजन 2 था, 2 लिखे। हाइड्रोजन 2 है, 2 लिखे। यहाँ देखेंगे उत्पाद में नाइट्रोजन 1 ही है और हाइड्रोजन 3 है। तो हम यहाँ बॉक्स लगा दिए हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे जो जटिल तत्व है, जटिल मतलब सबसे ज़्यादा तत्व है, उसको पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, यानी करेंगे उत्पाद में 3 है और अभिकारक में 2 है। तो उत्पाद को पहले देखेंगे बराबर करके। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन इसमें 3 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही था। हम क्या किए कि इसमें 2 से गुना कर दिए और इधर 3 दे दिए। 3 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे नाइट्रोजन क्या बोले। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 गो है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 गो है। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 गो पहले से था और यहाँ पे 2 दिए तो ये 2 बन गया नाइट्रोजन। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि संतुलन करने में जो तत्व ज़्यादा संख्या में हो उसको पहले संतुलित करेंगे। और इस तरह करके समीकरण ये आ गया और ये हुआ। इसको हम अनुमान विधि से संतुलित करते हैं। अब हम देखेंगे अनुमान विधि हो गए। अब हम बीजगणितीय विधि देखेंगे। दूसरा विधि है, इसमें कुछ नहीं करना है। हम लोग जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये है शब्द समीकरण में लिखें। उसके बाद है हम लोग उसका रासायनिक सूत्र का प्रयोग किए हैं। तो मैग्नीशियम Mg प्लस O2 बराबर MgO, यानी कहने का मतलब ये उसका संकेत हुआ। अब हम क्या करते हैं कि बीजगणितीय विधि में एक अज्ञात राशि से सभी तत्व को गुना करते हैं। ABCD से एक लाइन से गुना कर देंगे। तो हम पहले A से गुना किया, Mg को यहाँ पे B से गुना किया और यहाँ पे C से गुना किया। अब देखेंगे क्या कि Mg यहाँ पे A है और यहाँ Mg C है। तो A बराबर C दिए हैं। यहाँ देखेंगे O जो है 2 है तो 2B और यहाँ C एगो है तो सीधा C लिख दे। तो B का मान आ गया C/2। अब हम इसको क्या करेंगे? अनुपात में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ अनुपात ABC का अनुपात निकाल दिए। ABC का अनुपात देखिए A अनुपात B अनुपात C। तो A का मान क्या था? C, कोई दिक्कत नहीं है। B का मान क्या निकला? C/2 था, C/2। और C का मान कुछ नहीं तो C का C रख दिए। अब इसमें सबका मान दे दिए हैं तो C से C कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तो दोनों का लघुत्तम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी इसके भी नीचे 1 है और इसके भी नीचे 1 है। अगर लघुत्तम लीजिएगा तो दोनों में 2 आएगा और इसको 2 से गुना किए हैं, इसको तो ऐसे 1 है और इसको 2 से गुना किया तो 2:1:2 आया। अब 2:1:2 आया तो ये A का मान हुआ, ये B का मान और ये C का। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में A, B और
C का मान रखेंगे। अब रखिए, तो A का मान कितना आया 2, तो 2mg प्लस B का मान 1 है तो सीधा O2 लिख दीजिए। यहाँ पे C जब फिर 2 है 2mgO। इस तरीक़ा से हम पूरे समीकरण को हल करेंगे। और इसी तरह और है जो उदाहरण लेके अपना बना सकते हैं, कोई भी तत्व लेके बना सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं NH एक दे देते हैं टैक्स के लिए, घर से बना के देखिएगा घर पे। NH3 प्लस Cl2 जब अभिक्रिया करता है तो NH4Cl बनाता है। तो जब ये इसको आप अपने से बनाइएगा और ज्ञात राशि से गुना करके, और इसी तरह जैसे हम बनाए वैसे बनाइएगा और बन जाएंगे। चलिए आज के लिए ये हो गया संतुलन, समीकरण को संतुलन करने का विधि। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य होगा कि ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकल, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्सर्जित होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखते हैं हम लोग, जब यहाँ पे मिथेन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और क्या निकाला, ऊष्मा या ऊर्जा निकाला। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, जिसमें ऊष्मा निकलते हैं, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा उत्पन्न होते हैं उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी में है वो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी किसको कहेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो जब ये ऊष्मा का अवशोषण कर लेगा तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। उसका देखते हैं, जैसे में यहाँ पे है देख रहे हैं एक समीकरण लिख दिया, इसमें देखिए माइनस ऊर्जा लिखा है, इसमें क्या, इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जब भोजन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब वो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और ग्लूकोज में टूटने के बाद हमारे शरीर में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उससे मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज में बदल जाते हैं, और ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर से ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए हम लोग शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे इससे जो है एक है दीवार, जिस पर हम लोग दीवार पे देखे होंगे सफ़ेदी करते हैं तो 2-3 घंटे के बाद या 2-3 दिन के बाद संगमरमर की तरह चमक आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो हम जानते हैं कि कैल्शियम का यानी चूना का जो सूत्र होता है CaO होता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब यह जल से अभिक्रिया करता है, ये जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी जब वह कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यही जब जो है 2-3 दिन के बाद छोड़ देते हैं तो ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है जब यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो यह संगमरमर की तरह बना देता है, यानी बहुत ज़्यादा चमकने लगता है 2-3 दिन बाद। CaCO3 यानी ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये क्या बना CaCO3। आगे इसमें क्या बचा, इसमें से जल निकल जाते हैं तो H2O निकल जाते हैं। अब देखेंगे कि समीकरण संतुलित है या नहीं। तो CaCA वो है, यहाँ पे 2 भूल गए, यहाँ O 2 गो है, यहाँ O 2 गो है, तो यानी वो 4 को पूर गया, हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन, यानी समीकरण संतुलित है। तो हम लोग समीकरण को भी संतुलन जो करते हैं उसमें देखें क्या कि इस साइड कैल्शियम यदि 1 है तो उस साइड भी कैल्शियम 1 ही गो होना चाहिए। यदि इधर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन उधर 2 ही होना चाहिए। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ 2 है और 2 4, अगर तो उस साइड भी देखेंगे कि
ऑक्सीजन 4 ही होना चाहिए। तो इस तरह करके हम लोग समीकरण को भी संतुलित करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि दीवार पे पुताई करने के बाद 2-3 दिन या 2-3 घंटे के बाद एक संगमरमर की तरह चिमक आने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग कहेंगे क्या कि जब कैल्शियम जो यानी बुझा हुआ चूना रहता है वो जल से अभिक्रिया करता है। जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल निकालते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनते हैं तो इसी को हम लोग संगमरमर कहते हैं, इसलिए उसका चमक जो होता है संगमरमर की तरह हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही तक हमारा वीडियो है, और आगे वीडियो फिर बनाएंगे तो पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।